तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आर्मी एक्ट के तहत दी गई सजाओं की तौसीक कर दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के पास बज़ाहिर ये मौका मौजूद था कि वो आर्मी एक्ट के तहत दी गई सजाएं, जो कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की वजह से दी गई थी, उन सजाओं को कलअदम करार दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं दी गई थी उनको दुरुस्त करार दिया और उनकी तौसीक भी कर दी है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम सियासी लिबादा ओढ़े हुए शरपसंदों को ये खामोश पैगाम दे दिया है कि आर्मी एक्ट के फैसले किसी अदालत में चैलेंज होने के बावजूद भी तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि वो फैसले एक दुरुस्त तहकीकाती और तफ्तीशी अमल के तहत किए जाते हैं और आइन और कानून के मुतसादिम नहीं होते। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं की बरतरफी की अपील आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और इसके तहत आर्मी एक्ट के तहत कायम होने वाली अदालतों की कानूनी हैसियत भी तस्लीम कर ली है मुल्क की आला तरीन अदालत ने, जिसके बाद तमाम तर कयास आराइयाँ बंद हो जानी चाहिए। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी आज की बड़ी अहम खबर कि लंदन में मुस्लिम लीग नून का आज इजलास हुआ, जिसके दौरान शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। क्या ये तारीख हतमी है नवाज शरीफ की वतन वापसी की, या इसमें कहीं ना कहीं रद्द-बदल हो सकता है, क्योंकि आज से लेके 21 अक्टूबर तक बहुत दिन दरमियान में बाकी हैं और पाकिस्तान की सियासत में किसी भी लम्हे को हतमी लम्हा नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या नवाज शरीफ की वापसी की ये जो तारीख है 21 अक्टूबर 2023 ये हतमी है, इसमें कोई रद्द-बदल तो नहीं होगा, कोई ऐसे हालात व वाक़यात पेश तो नहीं आ सकते, मद्देनज़र तो नहीं हो सकते कि जिसकी वजह से ये तारीख तब्दील कर दी जाए या इस तारीख में कोई रखना आ जाए। सवाल ये भी करेंगे कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या इलेक्शन की तारीख लेने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी अगर ये होती है तो उनकी जमात के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए कितनी फैसला कुन साबित हो सकती है, ये सवालात आज प्रोग्राम में रेस करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी मुसलसल एक तरह से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बैड कॉप की जो पोजीशन है वो संभाले हुए हैं और बैड कॉप का रोल अदा मुसलसल किए चले जा रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया शिकवा किया और कहा कि मुल्क में इस वक्त हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, और यही बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनका एतराज़ है। बिलावल साहब का यह भी कहना था कि पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका ख़त्म किया जाए और पाकिस्तानी सियासतदानों को शुतुरमुर्ग वाली सियासत की आदत है, जो कि गलत है, और गलत फैसलों में मुलव्विस लोगों का एहतसाब होना चाहिए। शुतुरमुर्ग वाली सियासत किसको कह रहे हैं, कौन से सियासतदानों को कह रहे हैं, शुतुरमुर्ग वाली सियासत होती क्या है, बिलावल भुट्टो का इशारा किस तरफ है, और गलत फैसलों में मुलव्विस लोगों का एहतसाब होना चाहिए, कौन से गलत फैसले किनका एहतसाब करवाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी, और ये एहतसाब की बात बिलावल भुट्टो किस वजह से कर रहे हैं। क्या ये एक रिवर्स अटैक है, क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एहतसाब का अमल इस वक्त जारी है सिंध के अंदर, उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अगेंस्ट बिलावल भुट्टो भी कोई अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ये अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता है और हम इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त करते हैं कि तारीख का ऐलान करें। यानी कि इस तरह बिलावल भुट्टो ने एक तरह से ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर सदर इलेक्शन की तारीख देते हैं तो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि पीपी के नज़दीक इलेक्शन कमीशन ही मजाज है, ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन की डेट दे सके। सवालात इसमें जो कुछ मज़ीद हम करेंगे वो ये भी होगा कि बिलावल भुट्टो इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं, किससे ये शिकवा कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कर रही थी,
अब पीपल्स पार्टी को ये शिकवा कहां से क्रिएट हो गया? क्या इलेक्शन करीब आते ही पीटीआई और बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पे आ रहे हैं और इस एक पेज पे आने के रिपरकशंस, सियासी असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पे? और 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा, इस बयान से लेके लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का गिला, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मौक़िफ़ है मुसलसल प्रोग्रेस होता हुआ, ये क्या बता रहा है? पीपल्स पार्टी के अंदर क्या बता रहा है और पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में क्या बता रहा है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। 9 मई के वाक़यात में लगता है कि चेयरमैन पीटीआई का नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 9 मई के सानहे पे बनने वाली जेआईटी ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और चेयरमैन पीटीआई जिन 10 मुकदमात में नामजद थे, कसूरवार करार दे दिए गए हैं। यह खबर आई थी आज जराए से। जराए ने यह भी बताया कि तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुताल्लिक 400 से ज्यादा शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात का जायजा लेने के बाद, उनकी तफ्तीश और तहकीक करने के बाद चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार ठहराया गया है। और जेआईटी के मुताबिक जो दीगर 9 मुकदमात हैं उनमें भी ठोस शवाहिद मौजूद है, जिनकी रोशनी में चेयरमैन पीटीआई गुनहगार कसूरवार करार पाए हैं और 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। ये सब खबरें आई जराए से। सवालात ये बनते हैं कि तोशा खाना और साइफर केस के बाद क्या जिन्ना हाउस केस में भी चेयरमैन पीटीआई एक बड़ी सजा के मुर्तकिब ठहराए जा सकते हैं? और क्या सानह 9 मई केस में बाकी सिविलियन मुल्जिमान की तरह चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी फौजी अदालत में, मिलिट्री कोर्ट में या मिलिट्री ट्रायल होगा आर्मी एक्ट के तहत? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्मी एक्ट के तहत दी जाने वाली सजाएं उनकी तौसीक कर दी है और मिलिट्री कोर्ट का वजूद और आर्मी एक्ट का वजूद आइन और कानून के मुताबिक तस्लीम कर लिया है। तो ये वो अहम मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी रहनुमा है सेनेटर ताज हैदर साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ज़रा बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब से, कानूनदान भी हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं दी थी उनको तस्लीम कर लिया है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराए जाने की वजह से जो सजाएं दी गई थी, सजाओं की तौसीक कर दी है, यानी कि आर्मी एक्ट की तौसीक हो गई है, आर्मी एक्ट यानी कि मिलिट्री कोर्ट की भी तौसीक हो गई है। आज फिर 9 मई के सानहे के खिलाफ भी चेयरमैन पीटीआई को ज़राए के मुताबिक कसूरवार करार दे दिया गया है। क्या चेयरमैन पीटीआई का केस भी अब आर्मी एक्ट के तहत या मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? बैरिस्टर सैफ साहब, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आर्मी एक्ट के तहत पहले भी फौजी अफसरान को मुख्तलिफ डिसिप्लिनरी कार्रवाइयों और मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनका ट्रायल भी हो चुका है और उनको सजाएं भी दी जा चुकी हैं और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने उनको मुख्तलिफ मौके पर उनकी कुछ की तौसीक की है, सजाएं बरकरार रखी हैं और कुछ को जो है मुल्जिमान को बरी किया है। तो ये तो कोई नया फैसला गरीदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये जो फैसला है जिसमें ये 2 कर्नल साहिबान की सजा की तौसीक हुई है, इसको आप मौजूदा जो 9 मई के वाकयात हुए हैं और इसके बाद जो फौजी अदालतों का जो ट्रायल है उसके हवाले से जो लीगल इश्यूज हैं उसके साथ आप जोड़ सकती हैं। पहली बात, ये तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में बगावत की कोशिश की गई थी या जो भी था और उस पर ये लोग, कुछ लोगों को बरी कर दिया गया था और इन 2 की सजा हुई थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये ठीक है, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है। बट रिमेंबर कि ये पुराना जो 1952 का आर्मी एक्ट है और उसके तहत जो तरीकाकार होता है फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल का, ये वो केस था और उसमें ये सजा हुई है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते 9 मई वाले वाकयात से। 9 मई वाले वाकयात के बारे में मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के तहत अभी वो केस जो है वो अभी ज़ेरे समाअत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। और मेरा जो जहां तक दूसरी एक ऑब्जर्वेशन है, जहां तक इस जीआईटी का ताल्लुक है, तो इस जीआईटी को तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जीआईटी ने इसी तरह का फैसला देना है। असल में तो हमारा तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करे। और जहां तक इस जीआईटी का ताल्लुक है तो इसमें तो तमाम सरकारी इदारों के एहलकार हैं, जाहिर है उन्होंने जो रिपोर्ट देनी है वो पहले से ही पता थी
رہ گئی بات کہ اس کے نتیجے میں کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کو ٹریٹ کیسے کیا جائے گا، تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز بھی بنائے جائیں گے. میں نے تو ایک دن شاید آپ ہی کے پروگرام میں، مجھے یاد نہیں ہے، شاید بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ممبئی میں جو تاج محل ہوٹل پہ حملہ ہوا تھا، کسی دن ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اس میں بھی گرفتار کر لیں اور ایف آئی آر کر دیں. لیکن عدالتیں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ اس جے آئی ٹی کے فیصلے کو اور اس کے تحت ہونے والی کارروائی کو ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں چیلنج کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس لیے ریجیکٹ ہوں گی یہ رپورٹ کہ اس سے پہلے بھی سیشن جج صاحب جو ہیں، ریسنٹلی آپ کو دیکھا، آپ کو یاد ہوگا، فاروق بلوچ صاحب تھے ایک سیشن جج، انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ایویڈنس ان کے سامنے آیا تھا اس کی بنا پر انہوں نے رولنگ دی، اور ان کی وہ رولنگ جو ہے وہ جوڈیشل رولنگ ہے. انشاءاللہ ہم جب عدالت میں جائیں گے تو یہ جے آئی ٹی وغیرہ کا فیصلہ یہ اڑ جائے گا، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب، دوسری بڑی خبر آج کی یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا. کیا یہ حتمی تاریخ ہے؟ اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہو سکتا؟ کچھ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور نواز شریف واپس آ رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے یا الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اب یہ دوسری دفعہ یہ بات ہو گئی. ایک تو اکتوبر کی پہلا کہا گیا کہ اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس آئیں گے، چند 2 ہفتے پہلے، اور اب جو ہے وہ فائنل حتمی ایک ڈیٹ بھی بقول آپ کے دے دی گئی ہے. میں نے ابھی وہ نہیں سنا، لیکن اگر دے دی گئی ہے تو اٹ شوز کہ یہ فائنلٹی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے اور ہم انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ میاں نواز شریف کا پاکستان واپس آئیں گے. ہمیں بھی کہا سال نہیں بتایا گیا، آن اے لائٹر نوٹ، سال نہیں بتایا گیا، آن اے لائٹر نوٹ بتا دیتا ہوں 2023 ہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہمیں بھی یہی ہدایت دی گئی ہے کہ اکتوبر میں میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو تیاری کی جائے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، جو آج کرنلز کی جو اپیل تھی جو ڈسمس ہو گئی سپریم کورٹ میں، یہ ایک اور چیز ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ملٹری کورٹ جس کو اتنا ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے پاس رائٹ آف اپیل موجود ہے اور آپ سول کورٹس میں جا کے ان کو اپیل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. تو یہاں یہ بھی کہنے کا مطلب، جو آپ ملٹری کورٹس کو کہنا کہ وہاں نہیں ٹرائل ہوگا، وہاں ٹرائل ہوگا تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے اوپر تبھی ہو سکتا ہے سویلینز کے اوپر اگر وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کے پاس رائٹ آف اپیلز ہیں، آپ کے پاس مختلف فورمز ہیں جہاں آپ اس ورڈکٹ کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرا، عمران خان صاحب دیکھیں، بالکل ان کے اوپر ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل ہونا چاہیے میرے نزدیک. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جماعت اس جماعت کے سربراہ تھے جس نے 9 سے 8 جگہوں پہ ہم وقت یک وقت جو ہے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو یہ بالکل جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے یہ دائرہ کار کے اندر آتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اگر ان کے اوپر ملٹری کورٹ پہ ٹرائل چلتا ہے اور ان کو ورڈکٹ ہو جاتی ہے ان کے خلاف، ان کے پاس حق ہوگا کہ وہ آگے جا کے اس کو اپیل کریں، فائٹ بیک کریں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈیفینڈ کریں. تو یہ نہ اتنا بڑا ہوا ہے اور نہ یہ ناممکن ہے کہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس کے اوپر ٹرائل ہو سکے. اچھا، تو خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جا سکے؟ دیکھیں میں نے تو یہی آپ کو کہا کہ اس میں کوئی ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کسی کا ٹرائل چلے تو اس کے پاس اور فورمز ہیں اپیل کے، اور بالکل جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت اگر آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کے شواہد موجود ہیں تو پھر آپ کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل چلے گا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. سینیٹر تاج حیدر صاحب، یہی سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ آیا ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائے جانے میں جو سازش میں بغاوت میں ملوث جو فوجی افسران، پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے. پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں شکوہ کرتی رہی ہے آرمی ایکٹ کو سویلینز پہ لاگو کرنے کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے پیپلز پارٹی بھی مطمئن ہو گئی ہوگی. پھر باقی سوال بھی آپ سے پٹ اپ کرتی ہوں. دیکھیے، اصولی طور پہ ہم ایک متوازی عدالتی نظام کے خلاف، اور جس وقت کہ آفتاب شعبان میرانی صاحب نے سینٹ کے فلور پہ آ کے یہ اعلان کیا کہ اس قسم کی ایک سازش ہوئی، تو میں خود سینٹ میں موجود تھا اس وقت.
और इस ऐलान को सुन रहा हूँ और फौरन ही मोहतरम चेयरमैन वसीम सज्जाद साहब सेनेट का जो इजलास था वो रोका और फिर फौरन सब लोग डिस्पर्स हो गए। तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल एक कानूनी प्रोसेस फॉलो की गई है। अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारी पार्टी में जो भी कानूनी मराइल हैं तो उस पर जो बड़े बड़े कानूनदान हमारी पार्टी के हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं। बाकी हम लोग तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, जो तो गुर्बत को ख़त्म करने का मामला है, जो बेरोजगारी को ख़त्म करने का मामला है, हम उसके ऊपर जो है वो पूरी तवज्जो मौजूद करते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुतवाज़ी निज़ाम जो है एक इंसाफ का उसके बुनियादी तौर पर पार्टी खिलाफ रही है। लेकिन एक मसला पैदा होता है वो ये कि जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन साइड बहुत कमज़ोर और शवाहिद जमा नहीं किए जाते, शवाहिद जो है वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं, दबाव डाला जाता है प्रोसिक्यूशन। तो शायद उससे बचने के लिए और शवाहिद और मुकदमा ठीक तरीके से बनाया जाए, वो कुछ केसेस जो हैं वो आर्मी कोर्ट्स के अंदर गए हैं और उसमें प्रोसिक्यूशन भी आर्मी के अफराद ही कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि इसका इलाज ये है कि हम अपना जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं और उस वक्त केस कोई अदालत में लेके जाएं जब हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हो। उससे पहले अदालत में जाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता कि वहाँ जाएं अदालत में और आप मुकदमा जो है वो साबित ना कर सकें और एक आदमी जेल में पड़ा रहे। आसिफ जरदारी साहब 12-13 साल जेल में पड़े रहे और एक भी आप मुकदमा जो है वो साबित नहीं कर सके। तो ये अदालती निज़ाम की कमजोरियाँ हैं जिनको तो दूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जरा कमेंट फरमा दीजिएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, लग ये रहा है हल्के यही कमेंट कर रहे हैं कि हाउस ऑफ जरदारी में आसिफ अली जरदारी गुड कॉप, बिलावल भुट्टो सरदारी बैड कॉप का किरदार निभा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अभी आज उन्होंने जो फरमाया कि पाकिस्तान के सियासतदानों को शुतुरमुर्ग वाली सियासत की आदत है, ये शुतुरमुर्ग वाली कौन सी सियासत होती है? एक तो ताज हैदर साहब, और किसकी तरफ इशारा है, किस सियासी जमात की तरफ या किन सियासतदानों की तरफ? और बिलावल मुतालबा कर रहे हैं कि जी गलत फैसलों पे एहतसाब होना चाहिए, गलत फैसलों में मुलव्विस जो लोग थे, कौन से गलत फैसले, किन का एहतसाब मांग रहे हैं बिलावल भुट्टो और क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला हमारे सामने है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उससे पहले बीबी साहिबा शहीद, आसिफ जरदारी साहब जिस मसले से निपटते रहे वो मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है, मजहबी इंतहापसंदी का मसला है। और 85,000 पाकिस्तानी अपनी जानें दे चुके हैं और आज तक हमें ये नहीं पता कि किस मसले पे झगड़ा हो रहा है। असल मसला ये है कि तरक्की पसंदी और इंतहा पसंदी का आपस में मुकाबला है, लेकिन हम वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन छुपा के इस बात को कहने में हमें शर्म आती है और इस बात को हम कहते नहीं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो खुल के इस बात को कह रही है। और फिर हमने वो भी बनाया था नेशनल प्लान दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसको भी नहीं चलाया गया। पता नहीं कौन से प्रेशर्स थे क्या थे, लेकिन ये कि जिसकी तरफ चेयरमैन इशारा कर रहे हैं वो ये कि वक्त आ गया है कि हम अपने मामलात को और जो भी मसाइल हैं उनको सामने लाएंगे। तो ये मसला है, क्योंकि जब तक हम मसले को सही तौर पे एक्नॉलेज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने हल मसले का नहीं ढूंढ सकेंगे। लेकिन सेंटर साहब किन को कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो किन को कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग वाली सियासत करते हैं? किन सियासतदानों की तरफ इशारा है बिलावल भुट्टो साहब का? जो हमारे दाएं बाजू के सियासतदान हैं, जो कि आपके दाएं बाजू पे राना एहसान साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। राना साहब के लिए मतलब किसी पर्सन से वो नहीं है झगड़ा, पॉलिसी से झगड़ा। मतलब मुस्लिम लीग नून आपके दाएं बाजू पे आगे चल के बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, यानी कि नून लीग पीटीआई दोनों से शिकवा है।
क्योंकि नहीं, सियासी तौर पे तो दोनों एक हैं क्योंकि अशराफिया की सियासत करते हैं, लेकिन और जो तहरीक इंसाफ है वो एक कदम और आगे बढ़ गई कि दहशतगर्दों को वहाँ से छुड़वा के और लाके यहाँ पे बसाया उन्होंने, और मुसल्लह दहशतगर्द यहाँ पे आए, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी हो रही है। तो अब इस चीज को मानना कमेंट करना पड़ेगा। चाहेंगे जाहिर है बाद में। वो जाहिर है कि वो करेंगे, बिल्कुल मेरे मेहरबान हैं और दोस्त हैं मेरे, लेकिन बात यही है कि अब दहशतगर्दी को और इंतहा पसंदी के मामले को हमें हेड ऑन टैकल करना है, जैसे पहले हमने किया था। तो आपकी पूरी आबादी को निकाला, ऑपरेशन किया, और 4 महीने के बाद पूरी आबादी को हमने वापस किया। और ये किनका जिक्र कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब? एहतसाब किनका मांग रहे हैं कि जो गलत फैसले हैं, द रॉन्ग डिसीजंस, उसमें जो इम्प्लिकेट लोग हैं, जो शामिल थे, उसमें उनका एहतसाब किया जाए? क्यों अकाउंटेबिलिटी बिलावल भुट्टो साहब एकदम मांग रहे हैं? क्या ये सिंध में होने वाली अकाउंटेबिलिटी का एक रिवर्स एक्शन है? उन्होंने तो नाम भी लिया है, एक सियासी क़यादत का भी नाम लिया है और एक फौजी जनरल का भी नाम लिया है कि जिन्होंने लाके बसाया यहाँ पे। तो ये सारी की सारी बात है, और उन्होंने क्या है कि उनका इदारा पूछे उनसे कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया था कि जिसमें अब हमारे सैकड़ों जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। लेट्स का शॉर्ट क्विक ब्रेक, और राना एहसान अफजल साहब से भी कुछ मज़ीद सवालात करेंगे, और बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद हैं। विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर सैफ साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो सेनेटर ताज हैदर साहब बात कर रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कहा, जिसकी तशरीह, जिसकी मज़ीद डिटेल सेनेटर ताज साहब ने बता दी और पीटीआई को इम्प्लीकेट कर दिया, पीटीआई को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि आप लोगों ने जितने दहशतगर्द थे उनको माफियाँ दी, उनको जेलों से निकलवाया, उनके इलाके बसाया, मेन स्ट्रीम वगैरह वगैरह किया। बैरिस्टर सैफ साहब देखें, पहली बात तो ये है कि किसी दहशतगर्द को यहाँ ला कर नहीं बसाया गया, ना ही उनके साथ कोई डील हुई है। ये चीज़ें रीदा मैं कई बार टीवी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ। मुझे याद है उन दिनों में जब ये मुज़ाकरात का दौर चल रहा था तालिबान के साथ, तो उस वक्त मेरी आपके साथ भी प्रोग्राम हुए हैं, और मैंने उनमें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये वजाहत की है कि कोई डील नहीं हुई थी। हाँ, बातचीत का मरहला शुरू हुआ था, 2 मुलाकातें हुई और उसके बाद वो डील खत्म हो गई, बात ही आगे नहीं बढ़ सकी। तो तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम अब लगाया जा रहा है, और हमारे मुखालिफिन बार बार ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो इस वक्त की लहर है ये हमारी वजह से है, क्योंकि हमने उनको बसाया है। लेकिन इस बात के सबूत में कुछ भी नहीं आता। किसी को नहीं बसाया गया, ना ही किसी को इजाजत दी गई है। हम हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ खड़े रहे। तो इसलिए ताज हैदर साहब की इस बात पे तो मैं बसद एहतराम इख्तिलाफ करूंगा कि nothing doing with as far as PTI is concerned, we have nothing to do with this deal. जहां तक ताल्लुक है बिलावल भुट्टो साहब का, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल जो आपने शुरू में खुद अपनी जुमलों में बात की कि गुड कॉप बैड कॉप वाला खाता चल रहा है, बिलावल भुट्टो साहब बेसिकली इस वक्त अवामी मूड के मुताबिक बात कर रहे हैं, और अवामी मूड के मुताबिक वो थोड़ी सी जारहाना बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद उनका इशारा किसी और तरफ नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून साहब, राना एहसान साहब की जो पार्टी है उनकी तरफ है। वो इन्हीं को कह रहे हैं कि ये जाकर फौज के साथ कंप्रोमाइज भी करते हैं। तो शितरमुख का मतलब यही है ना कि पता है कि जी यहाँ से हमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन वो गर्दन जो है वो अपने उसमें दबा के, परों में दबा के वो खामोश हो जाते हैं, या वो समझते हैं कि शायद मामला ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली तो मकसद यही है। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि इनके जो इत्तेहादी थे पीडीएम की जमात में, या जिनके साथ ये वजीर रहे हैं, बेसिकली इशारा उनकी तरफ है, क्योंकि उन्होंने ही जो है इल्जामात यही लगा रहे हैं कि जी उनकी डीलें हुई हैं और उन्होंने ये सारे मामला पीटीआई इसके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए खराब किए हैं। बाकी वो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा उनकी कोई लॉजिक नहीं है, ना ही उनके पास इसके अलावा कोई और दलाइल है। सिर्फ और सिर्फ आवाम के जज्बात को उभारने, और इलेक्शन का चूंकि माहौल बनता जा रहा है तो इसमें वो कर रहे हो। चूंकि मियां साहब की वापसी का ऐलान हो रहा है, तो शायद वो इस वजह से भी अपने लिए एक फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए। आप लोग बार बार नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, वापसी की तारीख मांग रहे थे, अब आ गई है उनकी वापसी की तारीख, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए, वेलकम करना चाहिए नवाज शरीफ की वापसी को। जी जी बिल्कुल, हम चाहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आए, पाकिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लें, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं जिनको ये समझते हैं कि गलत हैं, गलत बनाए गए, सियासी बनाए गए, आए उनका मुकाबला करें, अदालतों से रिलीफ लें,
राना साहब ने अभी बड़ी मुझे खुशी हुई जब उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे। हम तो चाहते हैं इमरान खान को बगैर किसी वजह के जेल में रखने के उनको चार्ज किया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए ताकि हम अदालती प्रोसेस के जरिए अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। और यही मेरी रिक्वेस्ट राना साहब से होगी कि वो अपने लीडर को भी कहें कि वो जरूर आए अक्टूबर में और इन्हीं अदालतों का मुकाबला, इसमें मुल्क से चले गए थे और वापस नहीं आ रहे थे। आई बिलीव जुडिशियल प्रोसेस सबके साथ अच्छा सलूक करेगा और सबको इंसाफ मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ, हम वेलकम करते हैं मियां साहब को, आए पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें और इंसानी हुकूक और आइन की बालादस्ती के लिए काम करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट क्या करती है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, 21 अक्टूबर को आ जाते हैं, अक्टूबर में किसी और तारीख को आ जाते हैं, वापस आएंगे तो सीधा उनको जेल में डाला जाए या उनके घर को भी सब जेल करार दे दिया जाए, या जो भी होते हैं प्रोसेस वगैरह, या वो अपने घर जाने की जाती उम्र ही चले जाएं वो, या आते ही उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए? देखें जी नहीं गरीदा, देखें हम आइन का एहतराम करने वाली जुमात हैं, मैं ये समझता हूँ, और बीइंग अ लॉयर जाती तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि जो आइन में उनके हुकूक हैं उसके मुताबिक उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, कि वो मियां नवाज शरीफ हैं और पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बुनियाद पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव नहीं होना चाहिए कि या उनको तंग करने के लिए जेल में डाला जाए या उनको एक्स्ट्रा रिलीफ देने के लिए घर में रखा जाए। जो आइन और कानून का तकाजा है उसके मुताबिक वो आए और वो उसमें रोल प्ले करें। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वो आए, मुकाबला करें, पॉलिटिकली मुकाबला करें अपने मुखालिफिन का, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले इलेक्शन अगर साफ और शफाफ होगा तो पीटीआई इन सब का खात्मा करेगी, इन सब को वॉश आउट कर देगी, पंजाब में भी और पाकिस्तान के दीगर सूबों में। चले वो देख लेंगे कि आपके पास उम्मीदवार कौन कौन से सामने आते हैं, कितने उम्मीदवार आपके पास सामने आते हैं, वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो जेल जाएंगे या घर जाएंगे? वो अपने जो लीगल मामलात हैं उनको फेस करेंगे। अगर कानून का तकाजा ये हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा तो वो जेल जाएंगे, और वहां से जो बोगस केस उनके बने वो अदालती कार्रवाई के तहत इंशाल्लाह ताला खत्म होने चाहिए, खत्म होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जुडिशरी है वो इंसाफ करेगी और बोगस केसेस को जो है वो खत्म करेगी, तो वो अपने लीगल प्रोसेस से भागेंगे नहीं, उनको फेस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो जेल भी जाना पड़े तो वो चले जाएंगे जेल? बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने लीगल जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें। उसमें मुस्लिम लीग नून को कबाहत कोई नहीं होगी, ठीक है। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा तो नहीं करेंगे क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ऑलरेडी जेल में मौजूद है? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब तो तब भी नहीं घबराए थे जब उनकी जो बेगम है कुलसूम साहिबा वो बिस्तरे मर्ग पे थी, तब वो अपनी बेटी के साथ वापस आए और उन्होंने जेल काटी, जेल के अंदर गए ये जानते हुए कि वो लंदन बैठे थे, वापस आएंगे, उनको उनकी बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो उनको इस चीज से कोई कबाहत ना डर ना कोई खौफ है, वो इंशाल्लाह ताला फेस करेंगे। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, देखें ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ना कोई लाडला होना चाहिए, ना किसी को कंधों पे उठाना चाहिए। न्यूट्रलिटी हमने तो मांगी है। वो तो और जमाते हैं न्यूट्रलिटी को कहते हैं कि वो तो जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते, और कोई पसंदीदा होना चाहिए, किसी को जो है वो कोई किसी को बेहतर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके तो हम कभी भी हक में नहीं है, और हमारी तो जद्दोजहद ही यही रही है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, हर अदारा अपने मैंडेट के अंदर काम करे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ना किसी के साथ बिला वजह गैर इंसाफी आप करें और ना किसी को फेवर करें। तो ये तो हमारी डिमांड है, और अगर बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए, ना किसी को अनड्यू फेवर मिलना चाहिए कि किसी ने कानून तोड़ा हो तो आप उसको माफी दे दें, किसी ने अगर कोई जो है वो कौम के खिलाफ या फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया हो तो आप कहें कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है, इसको जाने दें। तो इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, राइट। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है सर, मजीद डिबेट को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कहाँ से क्रिएट हो गया, कहाँ से सामने आ गया? पाकिस्तान तरीक इंसाफ तो चलें फिर भी समझ आता है, वो इस पे डटे भी हुए हैं, उनका यही मौक़िफ़ है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी को ये शिकवा कैसे महसूस हुआ कि उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, और किससे कर रहे हैं शिकवा, और लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? ये बात आज तो नहीं शुरू हुई थी, जिस वक्त आप मर्दमशुमारी कर रहे थे जी,
उस वक्त 1.5 साल से हम समझा रहे थे कि भाई इस तरीके से ना करो। मरदमशुमारी के जरिए बहुत बड़ी प्री पोल रिगिंग की गई है कि आबादियां कम की गई हैं। उसके बाद CCI के अंदर भी जो वेबसाइट की आपकी फिगर थी, आपने अपनी मर्जी से उनको कम कर दिया। तो वो तो फ्री और फेयर पोल तो उस वक्त आप समझिए कि वो मसला ख़त्म हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी प्री पोल रिगिंग हुई आबादी। अब जो हालात हैं वो ये कि 13 करोड़ वोटर हैं और 24 करोड़ आबादी है। वोटरों की तादाद 56% है आबादी का, जो कि 44% हमेशा होती है। Sir, sorry to interject, but for the to keep the record straight, इसी पीपल्स पार्टी ने फिर CCI में इसी मर्दमशुमारी पे आप लोगों ने वोट भी दे दिया। अच्छा, अगर नहीं करते तो ये रिजेक्ट हो जाती मर्दमशुमारी। बल्कि अगर हम ये करते, उसको डिसअप्रूव करते, तो लोगों को बहाना मिल जाता इलेक्शन को आगे ले जाने का, और नए बहाने होते। हम नया बहाना नहीं देना चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं। और जिस वक्त के हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि सीटें अब नहीं बदलेंगी, और इस वजह से हम अपने ही दिए हुए आदाद शुमार को में रद्दोबदल कर रहे हैं ताकि सीटें ना बदली जाएं, उस वक्त ये दिया गया था। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 1.5 साल के अरसे से जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, और हम उन्हें भूले नहीं हैं, और हम उन्हें परसू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के फंड्स रोके जा रहे हैं, यानी अब जो हालात हैं कि हमारे जो तबाह हो गया हमारा सूबा, और अब हम मकानात उनके लिए बना रहे थे। 20 लाख मकानात हमें बनाने हैं, सिर्फ 50,000 हम बना पाए गुज़िश्ता 3 माह में। 21 लाख मकानों पे हमें सोलर पैनल लगानी थी, हम सिर्फ 2 लाख पे हम लगा चुके हैं सोलर पैनल। ये बाकी सारा काम पड़ा है। स्कूल सारे हमारे तबाह हो गए हैं। आज ही मैंने इलेक्शन कमीशन को तस्वीर भेजी है कि स्कूल किस तरीके से वॉश आउट हुए हैं, और उनको यही कहा है कि सब स्कूलों की ज़रूरत तो आपको भी है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है वो बनने हैं। अब अगर आप वो फंड्स रोक देते हैं, और वो फंड्स हमारे जरिए खर्च नहीं हो रहे, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। प्रोविंशियल ADP के अंदर वो ये तमाम स्कीमें मौजूद हैं। बजट जो सिंध असेंबली का है, उसके अंदर रकम मुख्तस कर दी गई थी। सिंध असेंबली ने वो बजट पास किया था जिस वक्त के हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे थे। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर था, तो इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान वहाँ तशरीफ रखते थे। मैंने उनको इसी तरीके से बात समझाई कि जनाब, ये प्रोजेक्ट्स जो कि उजड़े हुए लोगों को बसाने की हैं, इनको रोक दिया जाएगा, इसलिए हम केयर टेकर्स को ये इख्तियारात नहीं देना चाह रहे। ठीक है, वो इख्तियारात नहीं थे केयर टेकर्स के, इलेक्शन कमीशन ने रोक दी। तो अब ये जो चीज़ है कि एक चीज़ चल रही है और उसको आप चलते हुए को रोक दें इस तरीके से कानून के खिलाफ करके, तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं होती। और सिर्फ यहीं पे क्यों किया जा रहा है, सिर्फ सूबे सिंध के अंदर, सूबे बलूचिस्तान का तो लोगों को पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही आई, कोई देखता भी नहीं उस तबाही की तरफ। अभी ये जुनूबी पंजाब के अंदर तबाही सतलज लाया है, वो कितनी बड़ी तबाही है, किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत से मसाइल, और उसके अंदर ये रवैया इख्तियार करना कि गरीबों के लिए अगर कुछ काम किया जा रहा है तो गरीबों को रोका जाए, उस काम को रोका जाए। तो ये गरीबों के लिए जो काम करने वाली पार्टी है, जिसकी सियासत यही है, जिसकी मईशत यही है, तो ये उसके खिलाफ खुला डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। बैरिस्टर सैफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद है। प्रेसिडेंट को लेटर लिख के भी उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए, लेकिन लगता है कि सदर फिलहाल तैयार नहीं है। एक नई तकलीफ, एक नया बोझ अपने कंधों पे उठाने के लिए, जबकि वो अपनी मुद्दत भी जो उनकी सर्विंग टर्म है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी वो उबूरी सदर हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसकी तरफ देख रही है? इलेक्शन कमीशन की तरफ ही देख रही है, या अभी भी सदर से ही उम्मीदें हैं, उबूरी सदर से, कि वही इलेक्शन की डेट दे देंगे? देखें, हम ना तो इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, ना हम सदर पाकिस्तान को देख रहे हैं, हम आईन पाकिस्तान को देख रहे हैं। और
आईने पाकिस्तान में सेक्शन आर्टिकल 48 बहुत वजाहत के साथ ये कहता है कि जब असम्बलियां डिसॉल्व लिए डेट देनी चाहिए जिसमें 90 दिन। आर्टिकल 48 के तहत जो चूंकि रिक्वायरमेंट है तो हमारी प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप डेट दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट देने से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ किस्म की वजूहात पेश करके, मुख्तलिफ तावीलात पेश करके इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा। पहली बात तो ये है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट है कि हमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार मिला है, तो उसके बारे में मेरी सिर्फ नहीं, मैं तो बहुत ही एक लो लेवल का कानून का तालिब इल्म हूं, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल और लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि 48 के तहत प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो जनरल लॉ जो है उसको ओवरराइड करता है और ये इख्तियार सदर के पास है। दूसरी बात ये जो अभी आपने एक और नुक्ता उठाया, ये भी उठाया जा रहा है और ये भी रेलेवेंट है कि प्रेसिडेंट अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और इस वक्त वो एक्स्ट्रा टाइम गुजार रहे हैं। देखिए वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि अगर नया इलेक्शन नहीं होता तो जो पुराना प्रेसिडेंट है वो अपने इख्तियारात को, अपने ओहदे को इस्तेमाल। ठीक, बैरिस्टर साहब प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, राना एहसान अफजल साहब और सेनेटर ताज हैदर साहब। सी टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।